हकीमपुर शहर के पास एक सुनसान जगह थी, जहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहकर बुलाते थे। एक समय वहाँ एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, जहाँ एक परिवार रहता था। लेकिन कुछ समय से वहाँ कोई नहीं रहता था, ना कोई वहाँ आता ना जाता। वह बंगला खंडर बन चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि खंडर रात को बहुत सुंदर हो जाता है और वहाँ बहुत रोशनी हो जाती है, और कई लोगों को वहाँ सफेद कपड़ों में घूमते हुए देखा गया है। लेकिन जब भी उनके पास जाओ तो वो गायब हो जाते हैं। साथ ही जो वहाँ जाता है वह वापस नहीं आता, और वह कुछ दिनों बाद भूत बन जाता है। एक दिन रवि नाम का बच्चा अपने मामा के यहाँ हकीमपुर आता है, और उसे घूमने और नई जगह देखने का बहुत शौक होता है। तो वो अपनी साइकिल से पूरा शहर घूमता है। एक दिन घूमते घूमते रवि उस भूत बंगले के पास पहुंच जाता है। ये क्या है? इतना बड़ा घर और इतनी बुरी हालत में। चूंकि रात होने वाली होती है तो रवि सोचता है वो कल आकर देखेगा ये क्या जगह है, और वह वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर जब रवि और घर के बाकी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब तो रवि कैसा लगा हकीमपुर, और क्या क्या घूमा तुमने यहाँ? मामा जी, ये बहुत सुंदर जगह है। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं है। सोच रहा हूँ कि यहीं रहूँ हमेशा के लिए। अरे वाह, ठीक है, तो यहीं तुम्हारा दाखिला करा देते हैं स्कूल में। और सब हंसने लगते हैं। मामा जी, ये आज जब मैं बगीचे से घूमकर आ रहा था तो मुझे एक खंडर दिखाई दिया। वो किसका बंगला है? इतना बड़ा है लेकिन इतनी बुरी हालत में क्यों? तुम वहाँ से कभी मत निकलना, और वह जगह ठीक नहीं है, तो उस जगह से दूर ही रहो। इतना कहकर मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो मामा जी इतना गुस्सा हो गए? मुझे मामा जी से बात करनी चाहिए। मामा जी, मुझे आपसे बात करना है, मैं अंदर आ जाऊं? आओ। मामा जी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया है। मुझे नहीं पता उस जगह के बारे में। मैंने देखा तो आपसे पूछा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, आप चिंता ना करें। बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम ही तुमको उस जगह के बारे में बताना भूल गए थे। चलो अब रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। रवि सोने चला जाता है, लेकिन रवि उस बंगले के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि मैं घर जाने से पहले एक बार तो उस बंगले को देखने जरूर जाऊंगा। रवि एक दिन मौका देखकर भूत बंगले में चला जाता है। जैसे ही रवि अंदर जाता है, उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके आसपास है। और रवि पूछता है, कोई है? रवि को ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। अचानक आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से अभी। कौन है? इतने में रवि को बहुत तेज धक्का लगता है और रवि बंगले के बाहर जाकर गिरता है। रवि डर जाता है। घर पहुंचकर, मामा जी, मैं उस खंडर वाले बंगले में गया था। किसी ने मुझे वहाँ बहुत तेज धक्का दिया और वहाँ किसी की आवाज भी आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने मना किया था ना वहाँ जाने के लिए। वहाँ भूत रहते हैं और जो वहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। इतने में मामा जी सोच में पड़ जाते हैं। रवि, तुम वापस कैसे आए वहाँ से? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे मारना चाहता है। मामा जी और रवि सोच में पड़ जाते हैं, और दूसरे दिन ही मामा जी पंडित को बुलाते हैं और पंडित जी रवि से मिलते हैं। पंडित जी जब रवि के हाथ को देखते हैं तो उस पर ओम का निशान होता है। ये निशान तुम्हारे हाथ पर कब से है? ये तो मेरे जन्म से है। आज जो रवि हमारे सामने है वो इस ओम के निशान की वजह से ही है, और मुझे लगता है कि रवि उस घर को भूतों से मुक्त करा सकता है। वो कैसे? बंगले के पीछे जो नदी है, वहाँ एक तपस्वी काफी समय से तपस्या कर रहे हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। वे इस बंगले का सच जानते हैं। ठीक है, चलते हैं। और रवि, मामा जी और पंडित जी तीनों उन तपस्वी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं, आपको इस घर के बारे में सब पता है, फिर भी आप कुछ नहीं करते, जबकि आपके पास इतना ज्ञान है। इस भूत बंगले की वजह से मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब मैं वापस इस बंगले के चक्कर में नहीं आना चाहता। इस भूत बंगले के कारण बहुत तबाही हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है।
लेकिन औरों की जान की परवाह है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। महाराज, मैं वहाँ गया था, मैंने उन लोगों को महसूस किया है। असंभव, तुम वहाँ से बचकर कैसे आ सकते हो, क्योंकि वहाँ से तो कोई वापस नहीं आता। ये देखिए इसके हाथ पर निशान, जिसकी वजह से रवि वहाँ से बचकर वापस आ गया। ये निशान तो करोड़ों में से किसी एक के हाथ पर पाया जाता है, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। चलिए ना महाराज, एक प्रयास करके देखते हैं। अगर हम सफल हो गए तो आगे से कोई और उन भूतों का शिकार नहीं होगा। ठीक है, कल मैं तुम लोगों के पास पूरी तैयारी से आऊंगा। ठीक है। लेकिन रवि, तुमको ही उस घर में प्रवेश करना होगा अकेले। मैं बाहर तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, एवं इस बीच मुझे किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए। जी महाराज, जैसा आप कहें। दूसरे दिन महाराज हकीमपुर जाते हैं और वहाँ अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले रवि को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, ये लो, ये गंगा जल है, इसे मैंने मंत्रों से और भी ताकतवर बना दिया है। अगर ऐसा लगे कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो इसे अपने आसपास छिड़क देना, कोई घातक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। इसके बाद इस मंत्र का जाप करते रहना और ये धागा लो, इस धागे को घर के हर दरवाजे पर बांध देना। जब तुम आखिरी दरवाजे पर ये धागा बांधोगे तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अब तुम एक बार और सोच लो कि क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब और कोई इस भूत बंगले में ना मारा जाए। बेटा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं सफल होकर ही वापस लौटूं। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आज रात को 12 बजे हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे और तुमको भी तभी निकलना है रवि। ठीक है महाराज। और पूजा शुरू होने के बाद रवि निकलता है। जैसे ही रवि भूत बंगले के अंदर पहुंचता है, उसे बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन तपस्वी के कहे अनुसार रवि मंत्र का जाप करता रहता है और जैसे ही उसे लगता है कोई उसे मारने का प्रयास कर रहा है, वह गंगा जल छिड़क देता है। शुरू के 1-2 दरवाजों पर तो रवि आराम से धागा बांध देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे चोट लग जाती है और वे गिर पड़ता है। लेकिन रवि रुकता नहीं है। एक बार तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। जैसे ही आखिरी दरवाजे की बारी आती है, रवि को आगे बढ़ने में परेशानी होने लगती है और घर की सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती हैं। रवि को ऐसा लगता है कि उसका कोई पैर खींच रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन रवि आगे बढ़ता है और जैसे ही रवि आखिरी दरवाजे पर धागा बांधता है, रवि भूत बंगले के बाहर गिर पड़ता है और भूत बंगले से आग का गोला निकलकर आसमान में उड़ता दिखाई देता है। देखते ही देखते बंगला खंडर बन जाता है और वहाँ तपस्वी को समझ नहीं आता कि बंगला अब भूतों से मुक्त हो गया है। सब रवि के पास पहुँचते हैं। तपस्वी कहते हैं, बेटा रवि, आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं कई सालों से करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। भगवान ने तुमको यहाँ सबकी जान बचाने के लिए भेजा था और तुमने बहुत साहस दिखाया। मुझे तुम जैसे बच्चे पर गर्व है। बहुत पुरानी बात है। मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मुझे अपनी दादी से बहुत लगाव था। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई थी। माँ बाबूजी के लाख समझाने पर भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मेरी उन दिनों बीए की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किसी तरह मैंने एग्जाम की तैयारी की। दूसरे दिन मेरा साइकोलॉजी का पेपर था। पेपर कैसा हुआ मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। पेपर देकर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। दादी वेंटिलेटर पर थी। उनको देखकर ही मैं रोने लगी। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, तभी बाबूजी आए। उन्होंने कहा, बेटे चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, बाबूजी मेरा पेपर परसों है, आज दादी के पास मैं रुक जाती हूँ। बाबूजी को मुझ पर दया आ गई और बाबूजी ने कहा, ठीक है, आज तुम यहीं रहो। मैं 5 बजे सुबह ही घर से आ जाऊंगा, तब तुम चली जाना। मैंने कहा, ठीक है। बाबूजी चले गए।
हॉस्पिटल में खाना पीना 7 बजे तक हो गया था और 8 साढ़े 8 बजते बजते लगभग सारे मरीज सोने लगे। दादी क्योंकि आईसीयू में थी इसलिए मुझे बाहर ही बैठना था। मैं काफी देर बाहर ही बैठी रही, कुछ पढ़ रही थी। तभी नर्स आई और उन्होंने कहा आपकी दादी को होश आ रहा है। मैं दौड़ कर दादी से मिलने गई। दादी का हाथ पकड़कर मैं काफी देर तक सहलाती रही। दादी ने कहा कि बैठो और मैं वहीं रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। दादी को बात करते देख मुझे भी थोड़ा संतोष हो गया था कि दादी अब ठीक है। मैं रात को भी नहीं सोई थी। दादी का हाथ पकड़कर मैं उनके बेड पर ही अपना सर रखकर सो गई। इंजेक्शन चाहिए जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, आपको मेडिकल स्टोर से लाना पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना पर्स उठाया और जाने के लिए पर्ची ली। लिफ्ट से मैं नीचे आ गई और मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगी। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल में चारों तरफ सन्नाटा था। अंधेरे की वजह से रात में डर भी लग रहा था। मेडिकल स्टोर थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी लाइट जलती देख मैं जल्दी जल्दी चल रही। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैंने सोचा चलो अच्छा है कोई तो है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे चलने की गति थोड़ी धीमे हो गई, लेकिन जो भी मेरे पीछे था उसकी गति भी कम हो गई। मुझे खट खट दूध की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। तभी वह अचानक मेरे बगल से गुनगुनाते हुए ये कहते हुए आगे निकल गया कि चाबी का गुच्छा दो ना। मैं सकपका कर उधर देखने ही लगी थी, तब तक वह गायब हो गया। मैं भागते कदमों से किसी तरह मेडिकल स्टोर पहुंची और दवा की पर्ची मेडिकल स्टोर वाले अंकल को थमाकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। जब मेडिकल स्टोर वाले अंकल ने मुझे दवा पकड़ाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि बेटी क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना, कौन बीमार है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा अंकल मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा चलो मैं तुमको छोड़कर आता हूँ। उन्होंने एक लड़के को बुलाकर अपने काउंटर पर बैठा दिया और मेरे साथ हॉस्पिटल तक आए। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया और तुरंत हॉस्पिटल में चली आई। मुझे लिफ्ट में जाने में भी डर लग रहा था। किसी तरह मैं आईसीयू में पहुंची। नर्स ने दादी को इंजेक्शन लगाया। दादी गहरी नींद में सो गई और मैं वहीं बैठी रही। वहीं बेड पर सिर रखकर मैं बैठी थी कि मुझे झपकी आ गई। तभी अचानक खिड़की के बाहर से मुझे वैसे ही बूटों की आहट सुनाई पड़ी। मैं उठ गई और नर्स के पास चली गई जो टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। फिर मैं लौट आई और आकर दादी के पास ही स्टूल पर बैठ गई। तभी लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। खिड़की के ऊपर एक रोशनदान था। उसके अंदर से कोई अपना सिर निकालकर, जिसके सर पर एक हैट था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, कह रहा था चाबी का गुच्छा दो ना। जब तक मैं मदद के लिए किसी को पुकारती तब तक वह जा चुका था। मैंने सोचा चलकर किसी से पूछती हूँ। मैं भागते हुए आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में पहुंच गई और तभी बूटों की आवाज मुझे अपने पीछे आती हुई सुनाई पड़ी। मैं जैसे ही पीछे पलटी सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ी, चाबी का गुच्छा दो ना। मैं भागती हुई दादी के बेड के पास जाकर बैठ गई। घड़ी देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक साथ कई कुत्तों की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में नर्स दादी को देखने आ गई। उसने मेरी बदहवास हालत देखी तो एकदम से बोली क्या हुआ, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मैंने सारी बात उसको बताई। वह बोली अच्छा तो वो आवाज आपको भी दिखाई पड़ी? मैंने अचकचाकर नर्स की तरफ देखा और बोली आपको भी? तब उसने बताया कि हाँ वह अक्सर लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन आप डरिए नहीं, वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बताया कि उसने भी किसी से सुना था कि ये बहुत समय पहले कोई गार्ड था। उससे हॉस्पिटल की स्टोर रूम की चाबी कहीं गुम हो गई थी और उसे नौकरी से निकाल दिया था। वे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी एक ना सुनी। सबको शक था कि चाबी जानबूझकर उसने छुपा दी है। वह हताश और परेशान होकर अपनी साइकिल से जा रहा था। किसी कैंप में एक एम्बुलेंस से टकराकर वह वहीं गिर गया और खत्म हो गया। उसके कुछ ही समय के बाद शायद वह अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से सबसे चाबी का गुच्छा मांगता है। तभी दादी उठ गई और पापा भी आ गए। मैंने पापा को दादी का हाल जल्दी जल्दी बताया और घर आ गई। दादी ठीक हो गई थी।
इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी हॉस्पिटल जाने के नाम पर मेरी रूह कांप जाती है। हॉस्पिटल की वह भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकती। अमावस की रात सुधाकर अपनी पत्नी रत्ना को उसके मायके रायबरेली से लेने गया था। रत्ना 15 दिनों से माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मायके गई थी। वापस आते समय ट्रेन काफी लेट हो गई थी। जब दोनों बनारस के स्टेशन पर उतरे तो रात के 11 बज रहे थे। सुधाकर ने कहा, चलो यहीं कुछ खा पी लेते हैं। घर इतने दिनों से बंद पड़ा है तो कुछ भी बनाएंगे, देर हो जाएगी। दोनों ने वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया। बाहर आए तो 11:30 बज गए थे। सुधाकर और रत्ना बाहर आकर टैक्सी देखने लगे। रात के समय टैक्सी वाले नाइट चार्जेस लगाकर किराया अधिक बोल रहे थे। रत्ना ने कहा, चलो ऑटो कर लो। मौसम भी ठीक ठाक था। सुधाकर ने एक ऑटो वाले के पास जाकर बातचीत की। वो सारनाथ जाने को तैयार हो गया। दोनों ने सामान रखा और बैठ गए। आधे रास्ते गए होंगे तभी अचानक ब्रेक लगा और ऑटो रुक गया। उन्हें लगा कि जैसे ऑटो वाले को नींद आ रही हो। ऑटो वाला उतरा और पास ही में लगे हैंडपंप पर मुंह धोने लगा। जब वापस आया तो बोला कि साहब माफ करना, रात में ठीक से सो नहीं पाया था। बच्चा बीमार था, सारी रात अस्पताल में ही बीत गई। घर आकर दवा इंजेक्शन का जुगाड़ करके सारा रात बीत गया, आराम नहीं कर पाया। तभी रत्ना ने कहा, भैया आज की रात आराम ही कर लेते। तब वो बोला, मैडम खर्चा भी तो देखना होता है। ऑटो चलाते हुए वो बताता जा रहा था। शायद अपनी नींद भगाने के लिए वो ऐसी ही बहुत सी बातें करते हुए चला जा रहा था। आगे का रास्ता बड़ा सुनसान दिख रहा था। चारों तरफ घने पेड़ थे। रात भी काली धूप अंधेरे में डूबी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसके सामने ही एक बच्चा जमीन पर लेटा था। रत्ना ने कहा, इतनी रात को ये औरत यहाँ बैठी है, लगता है मुसीबत की मारी है। ऑटो रोक दो जरा। सुधीर चीखा, नहीं नहीं, ऑटो नहीं रोकना। तब तक ऑटो रुक गया था। तभी वो औरत उठकर आई और ऑटो वाले से बोली, मेरा बच्चा बीमार है, मैं शाम से बैठी हूँ, कोई सवारी नहीं मिली, हमें अस्पताल पहुँचा दो। ऑटो वाले ने कहा, 10 मिनट में इनको छोड़ के आता हूँ। उसके इतना कहते ही वो औरत पीछे की तरफ आई और ऑटो में आकर बैठना ही चाह रही थी कि ऑटो वाले ने ऑटो चला दिया और तेज रफ्तार से भागा। सुधीर ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ऑटो वाला बोला, साहब आप लोगों के कहने से मैंने ऑटो नहीं रोका था, वो तो अपने आप रुक गया। मैंने जैसे ही उस औरत को वहां बैठा हुआ देखा, तुरंत मुझे याद आ गया कि आज अमावस की भयानक रात है। तभी ऑटो के आगे जैसे ही लाइट पड़ी तो सब एक साथ चौंक गए, क्योंकि वो औरत ऑटो के आगे आगे जा रही थी। रत्ना ने जोर से सुधाकर का हाथ पकड़ लिया। ऑटो वाले ने कहा, मैडम आप बिल्कुल मत डरिए, मैं तो अक्सर रात को सवारी लेकर जाता हूँ और ऐसी बहुत सी घटनाओं का चश्मदीद गवाह हूँ। ऑटो वाले ने अपने ऑटो को साइड में रखा और डिब्बा निकाला और उसमें से एक काले रंग का मोटे धागे का गोला निकालकर सुधाकर को थमाते हुए कहा, साहब जब हम इसके नजदीक पहुंचेंगे तभी आप इस गोले का एक सिरा अपने हाथ में पकड़कर इसको सड़क पर गिरा दीजिएगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रत्ना आश्चर्य से उस गोले को देख रही थी।
ऑटो वाला बोला, साहब भरोसा रखिए, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। इस तरह का धागा हमेशा साथ रखता हूँ, आजमाया हुआ उपाय है। इतना कहकर उसने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। तभी उन्होंने देखा कि वो औरत अपने बच्चे को उंगली पकड़े बिल्कुल ही ऑटो के सामने आ गई। सुधाकर ने तुरंत धागे का गोला सड़क पर फेंक दिया और ऑटो वाले ने ऑटो ढलान वाले रास्ते पर डाल दिया। उसी समय एक जोर की भयानक हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा और ऑटो के सामने एक आग का बड़ा गोला और दूसरा छोटा गोला आकर हवा में तैरने लगा। ऑटो वाला ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा था, लेकिन तभी उन सब ने देखा कि वे गोले जमीन पर गिरे और गायब हो गए। ऑटो वाले ने कहा, साहब आज हम बच गए। अगर ये 3-4 लोग रहते तो शायद हम बच नहीं पाते। रात भर जागने की वजह से आज अमावस्या की रात का मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तभी उसने ऑटो सड़क की तरफ मोड़ दिया और सीधे उनके घर के सामने रोक दिया। दोनों ऑटो से उतरे तो रत्ना ने कहा, भैया अब इतनी रात को तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। आज यही रुको, सुबह चले जाना। ऑटो वाले ने बोला, मैडम इसकी जरूरत नहीं है, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो इधर ही आना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बैठा लिया, वरना आपको रात स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ती। सुधाकर ने कहा, अरे भाई कोई बहस नहीं, चलो आराम से सो जाओ, सुबह जाना। ऑटो वाला रुक गया। सुबह चाय नाश्ता करके सुधाकर ने उसे 500 का नोट थमाया और बोला, जब भी कोई जरूरत हो बेझिझक आना, तुमने हमारी जान बचाई है। ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए विदा ली। रत्ना ने कहा, अब पूरी जिंदगी अमावस्या की रात नहीं भूलेगी। रूह का बदला 12 साल का झूला बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर बैठा झूला झूल रहा है। बिन्नी ने प्रिया से कहा, जैसे लग रहा है झूला पर कोई बैठा है, पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रिया बोली, चलो भागो यहाँ से। दोनों जल्दी से घर के अंदर आ गए और घर के दरवाजे की घंटी बजाई। माँ ने दरवाजा खोला तो दोनों बदहवास सी आकर ममता से लिपट गई। बिन्नी बोली, माँ झूले पर तो कोई झूला झूल रहा है, चलो जल्दी देखो। दोनों बहनें माँ का हाथ पकड़कर बाहर ले आए। ममता की नजरें जैसे ही झूला पर पड़ी, वो भी सहम कर डर गई। दोनों बेटियों को तो समझा दिया कि अरे हवा तेज चल रही थी, इसलिए झूला हिल रहा है। तुम दोनों चलो और अपना अपना होमवर्क खत्म करो। रात में जब मोहित आए तो उन्होंने भी देखा कि झूला अपने आप झूल रहा था। उन्होंने सोचा शायद ममता अभी अभी बेटियों को लेकर गई होगी, इसलिए झूला हिल रहा है। अंदर जाते ही उन्होंने ममता से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तब ममता ने कहा कि वो दोनों आज जल्दी सो गई। मोहित चुपचाप कपड़े बदलकर खाने बैठ गए। तब ममता ने उनको शाम को हुई झूले वाली घटना के बारे में बताया। मोहित के हाथ से निवाला छूटते छूटते बचा और बोले, अरे मैं तो इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि झूले पर कौन झूल रहा था। मैं जब आया तब भी यही लग रहा था कि वहां कोई झूल रहा था। अचानक कमरे में बिन्नी की चिल्लाने की आवाज से दोनों खाना छोड़कर कमरे की तरफ भागे। देखा तो बिन्नी जमीन पर औंधी पड़ी थी, जबकि प्रिया बिस्तर पर आराम से सो रही थी। दोनों ने मिलकर उसे उठाया। तब वो बोली, माँ दादी मुझे बुला रही थी। मैंने जैसे ही करवट बदली नीचे गिर पड़ी। ममता ने कहा, कोई सपना देखा होगा। अच्छा अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है ना।
दोनों अपने कमरे में आकर लेटे ही थे कि रसोई के नल से पानी गिरने की आवाज आने लगी। दोनों ने पानी का नल बंद किया। तब तक बाथरूम से फ्लश खींचने की आवाज से उधर की तरफ भागे। बाथरूम खाली पड़ा था। पूरी रात जागते ही बीत गई। मोहित और ममता थोड़ी चिंता में पड़ गए। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो इस घर में शिफ्ट हुए थे और ये सब क्या हो रहा है। मोहित की माँ को मरे हुए 2 ही महीना हुआ था। उन्होंने अपनी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के आने पर मोहित ने सारा मामला किसी तरह रफा दफा कर दिया था। उस घर में भी उनके मरने के बाद उनके साथ जब कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हुई तभी उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया था। ममता तो रात भर सो नहीं पाई। वो बार बार सोचती कि किससे पूछे। सुबह सुबह सबको स्कूल और ऑफिस भेजकर ममता जैसे ही कंघी करने ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची, उसे शीशे में अचानक सी किसी औरत की एक भयानक शक्ल दिखाई पड़ी। वो चीख मार कर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। तभी अचानक लगा कि रसोई में कोई कुछ बना रहा है। वो चौंक गई कि अभी तो वो गैस बंद करके आई थी। भाग कर गई तो देखा गैस जल रही थी। उस पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। उसमें उसकी सास की मनपसंद सब्जी पक रही थी। गैस बंद करके ममता किचन के बाहर चिल्लाते हुए भागी। बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने अपने पड़ोस वालों को खिड़की से आवाज दी, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। वो दरवाजे के पास जमीन पर ही बैठ गई और जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? चाहते क्या हो? तभी उसने देखा कि सेंटर टेबल पर रखी हुई डायरी के पन्ने फड़फड़ाए। वो उठी और जल्दी से डायरी देखने लगी। वो पढ़कर एकदम से लड़खड़ा गई, जिसमें टूटी फूटी भाषा में लिखा हुआ था, ममता, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ करके तुमने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मैं इतना बड़ा चोरी का इल्जाम कैसे सहन कर सकती थी? तुमने रोटी तक को तरसा दिया। भूख लगने पर डिब्बे में से एक रोटी ही तो निकाली थी। मेरा बेटा समझ रहा था कि मैंने चोरी की है। मैं अपनी पेंशन का पैसा भी तुम्हारे हवाले कर देती थी। यह तक कि मेरी बेटी आती थी, उसको भी देने के लिए मुझे पैसे नहीं देती थी। अब जीवन से आजाद हो गई हूँ। जो मर्जी हो वो मैं कर सकती हूँ। ममता के हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। वो मोहित को भी तो कुछ नहीं बता सकती थी। उसने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बताया। माँ ने कहा, ममता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपनी सास पर इतनी सख्ती मत बरतो। चलो, मैं कुछ सोचती हूँ। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि मोहित से कहकर कुछ पूजा पाठ करवाने के लिए। ममता बोली, करवा तो लिया था माँ। तब उसने सोचा, मैंने जो कुछ किया है उसका हल भी मुझे ही ढूंढना होगा। पहले तो उसने डायरी उठाई और उसके पन्ने पर लिखना शुरू कर दिया। माँ जी, आप मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आपकी पेंशन के सारे पैसे मैं आपकी बेटी को दे दूंगी। आज से खाना बनाने के बाद आपकी थाली निकाल कर किसी गरीब को खिला दूंगी। आपके बेटे के सामने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वो रोने लगी। टेबल पर ही वो सिर रखकर सो गई। आंख खुली तो डायरी पर नजर पड़ी तो उसने देखा सब लिखा हुआ गायब हो गया था। उसने अपनी सास को नमन करते हुए कहा, माँ,
मैंने जो कुछ कहा है सब करूंगी। उस दिन ममता ने मोहित के आने पर उसको डायरी में लिखी हर बात बताई और जो कुछ दिन भर में घटित हुआ था सब कुछ बताया। मोहित ने ममता को धिक्कारते हुए कहा, ममता, तुमने मेरी माँ को इस तरह तड़पाया था तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो जीवित होती तो माफी मांग लेता। ममता, तुमने बहुत गलत किया, अब खुद भी भोगो और तुम्हारे साथ साथ हम भी भोगेंगे। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। ममता उसके पीछे पीछे दौड़ी और बोली, मोहित, दीदी को माँ-जी की पेंशन की सारे पैसे भिजवा दो। मोहित ने कहा, क्या कहूंगा दीदी को? ममता बोली, कह देना कि माँ ने तुम्हारे लिए रखवाए थे। मोहित ने तुरंत चेक काट कर ममता को दे दिया और कहा, कल दीदी के अकाउंट में जमा कर देना। उस रात सब कुछ ठीक रहा। सुबह जब उसने खाना बनाया तो पहले माँ-जी की थाली में निकाल कर रख दिया। मन ही मन उनसे क्षमा मांगती जाती। दोपहर में जाकर दीदी के अकाउंट में पैसे डाल दी। उस दिन के बाद घर में शांति हो गई। ममता ने चैन की सांस ली।